नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका इस वेबिनार में जहां हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस फ्रॉम गुड टू ग्रेट पावर्ड बाय द वेल्थ कंपनी। तो दोस्तों द वेल्थ कंपनी एआईएफ इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। इनफैक्ट कैट टू एआईएफ में वेल्थ कंपनी लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का ईवीएम संभालता है। तो एक अच्छी बात ये हम सबके लिए कि वेल्थ कंपनी को सेबी ने इन प्रिंसिपल लाइसेंस दे दिया है म्यूचुअल फंड बिजनेस करने का। तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। Wealth company is led by Madhu Lunawat, who has over 20 years of experience in investment management and corporate finance. Now coming to the topic, दोस्तों हमारी इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इनफैक्ट हम लोग 100 लाख करोड़ की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन कैसे हम लोग ये अपॉर्चुनिटी को टैप कर सकते हैं, हमें क्या क्या करना पड़ेगा इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए, और क्या क्या सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस एस्टेब्लिश करने होंगे हमें आगे के लिए। तो इस क्वेश्चंस का इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमारे बीच है दो इंडस्ट्री के बहुत बड़े दिग्गज, देवाशीष मोहंती, चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर द वेल्थ कंपनी, एंड कृष्णन शर्मा, इन्वेस्टमेंट कोच, कीनोट स्पीकर एंड फाउंडर ऑफ ओसेट नॉलेज। दोस्तों देवाशीष और कृष्ण को तो इंडस्ट्री में सभी लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा देवाशीष जी के बारे में कि उन्होंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अपना 35 ईयर्स दिया है और यूटीआई म्यूचुअल फंड को उन्होंने बहुत एक मुकाम पे पहुंचा है। उनका बहुत बड़ा रोल प्ले रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट में उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। उन्होंने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बिजनेस ग्रो करने में हेल्प किया, बहुत गाइडेंस दिया बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी ग्रोथ। और आज जो हम लोग इंडस्ट्री देखते हैं 70 लाख करोड़ का है, लेकिन देवाशीष जी ने इसको बहुत जीरो से चालू करके बहुत आगे तक लेके आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है देवाशीष मोहंती जी का। वहीं कृष्णन जी की बात करूँ तो मैंने आज तक ऐसा कोई स्पीकर नहीं देखा जो फाइनेंस के जो मुश्किल से जार्गन होते हैं, मुश्किल से मुश्किल, उसको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपके बीच लेके आते हैं। कृष्णन को भी लगभग 30 सालों का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 15 साल उन्होंने इन्वेस्टर एजुकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट में बिताया। तो मैं तो बहुत ईगर हूँ इन दोनों से आज समझने के लिए, सीखने के लिए, इन दोनों दिग्गज से आज लर्न करने के लिए। तो दोस्तों आई वुड नाउ लाइक टू इनवाइट देवाशीष मोहंती टू टेक द प्रोसीडिंग्स हियर। Thank you, Nishant. It's always a pleasure connecting to my MFD friends. So I have been in this industry for long and have been meeting people. Maybe for last 1 or 2 years, I was in another matter, so I could not meet. But now, lot of opportunity will come. Even wealth company also will provide lot of opportunity where in a friendly atmosphere we can discussion about issues and that issues that facing you, and also you can have your queries sorted out or asked and discussed. Thank you to all for being present in and listening to us. See, in my personal opinion, in the backdrop of the topic, my personal opinion, MFDs have played an unequally large and vital role in bringing the mutual fund industry to this stage where it is today. If I broadly, I will not take long time, neither I will give large statistics because those are, I will request Kishanji to cover. But I remember 2003, 4, 5. So the AUM was hovering around 1 lakh crore. I'm not talking about when I joined the mutual fund industry, what was the share. That time it was around 5,000 crore. But 2003 to 4, 5, there were so many mutual funds, including a lot of private mutual funds were there, but still it was around 1 lakh crore. Today it is 60, touching 68 lakh crore. Including UTI's mutual fund side investors, not the government part of the investments. Unique investors were around 1 crore, and now it is 5.3 crore. Population increased, people's ability to save increased, but despite that, all the factors that cause this growth, among them will come, number one is sustained economic growth, that is the growth capacity of the country, rising middle income group people, formalization. People earlier was not coming forward and they were saving in cash, and also this financialization which has happened and formalization which has happened. Formalization is making them banked and bringing them to books and counting them, and financialization is from physical savings to financial savings, from gold to banks and investment, from land to banks and investment. So those are financialization that happened. These are all the factors which help the mutual fund industry grow.
technological advancement cannot be ignored. Such a large role it has played recently, maybe last 2 decades. Raising the bar, continuously raising the bar by regulator, government, policymakers, and everybody show in the ecosystem. That is also played the important role. Investors awareness drive by maybe by all of you, by AMFI, by the government, by banks. So all these things played a role. But in standing out in a very tall order is the role played by most of you. Most of you, because you are in the first line of battle. You are there to convert the nation of savers to nation of investors. You are the people who convince, who cajole, who fight to convert them to this status, to the investment status. So most important role, you reach out to them, you find out where they are. All those achievement is still a long way to go, but whatever has been done, the major role has been played by you. So in this situation, question comes, what is in the future? Will it continue? It will be further bright? All for that, I am there, and Kishanji also there will listen. But when talk about future, first will let us know about what has been happened so far and today. Amidst Kostik ji, all this, can you please mix in Hindi and English? कुछ ऑडियंस का रिक्वेस्ट आ रहा है कि if you could ओके mix. ओके ओके, जितना चेंजेस अभी तक हुआ है, जितना चेंजेस अभी तक हुआ है, उसका अगर हम देखेंगे, हम तो बोलते हैं कि परिवर्तन तो नियम है, चेंज होते रहता है, बट ये चेंज में भी कुछ चीज कंस्टेंट है. व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर कंस्टेंट इन आवर इंडस्ट्री, द नेचर ऑफ आवर इंडस्ट्री? नंबर वन इज, हम लोग जो प्रोडक्ट डील करते हैं, जो सर्विस डील करते हैं, वो देखा नहीं जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता है, स्मेल नहीं किया जा सकता है, फील नहीं किया जा सकता है. ये नॉन टैंजिबल. ये उसका शुद्ध हिंदी शब्द किशन जी बाद में बोलेंगे, बट इंग्लिश में इसको नॉन टैंजिबल बोलते हैं. ये हमारा नेचर है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा. हम फ्यूचर का बात करेंगे. देन फैक्ट दैट नॉलेज कैपिटल, ज्ञान धन, is the main requirement and continue to be main requirement in our business. आपके पास चाहे पैसा हो ना हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, बट ज्ञान धन तो होना चाहिए. तो ये नीड भी रहेगा आगे, ये कंस्टेंट है, इसमें चेंज नहीं हुआ है. एंड देन डायनामिक नेचर, परिवर्तनशील जो हमारा नेचर है, हमारा मार्केट, हमारा रेगुलेटर, हमारा प्रोडक्ट्स, हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा प्रोसेसेस, ये इतना चेंजेस होते रहता है. ये चेंज होना ही इसका कंस्टेंट नेचर है. और क्या कंस्टेंट है? बी टू बी मीन्स हम बिजनेस करेंगे मैन्युफैक्चरर्स, तो वो आपका सहायता से करेंगे, आप हो सेकंड बी. और ये कभी नहीं होगा कि डायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट बिजनेस हो जाएगा. बी टू बी का रिक्वायरमेंट रहेगा. एंड स्पेसिफिकली द सेकंड बी, दैट इज यू, will not be tied to any particular manufacturer. All these things are good points for your future to be brighter and greater. So when we talk about bright future things, let us know about the changes and the constant things. So what have been done, ये हमारा जितना सक्सेसफुल MFDs, जितना ऊपर गए हैं, जिसको हमने रोल मॉडल मानते हैं, और जितना सैकड़ों है इसमें, वो बहुत आगे गए, बट सक्सेस इन क्रिएटिंग ट्रस्ट, क्रिएटिंग असेट्स, क्रिएटिंग बिलीफ्स. तो ये जो सक्सेसफुल पीपल, वो क्या क्या करते गए, वो सिंपली कुछ तीन चार चीजों में बता सकते हैं किनका एक्टिविटी क्या था. वो तीन चार चीज जिसमें वो कंसर्न रहे. नंबर वन इज सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स थिंग्स. जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, अभी आप आने से पहले अभी पूछ रहे थे किशन जी को, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, फाइनेंशियल कंसेप्ट, नया चेंजेस, इसको एज एन एडवाइजर, एज एन डिस्ट्रीब्यूटर, एज एन इंटरमीडिएरी आपने सिंप्लीफाई करके लोगों का दिमाग तक, उनका लेवल तक जाके कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इफेक्टिवली. ये कंटिन्यूअस जॉब, कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट ऑफ द सक्सेसफुल MFDs, एंड फ्यूचर में भी वो डिमांड रहेगा इसे. और क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे बोल रहे थे, जो नॉन टैंजिबल है, जिसको टच नहीं कर नहीं सकते, देख नहीं सकते, शेप क्या है मालूम नहीं कर पाए, उसको टैंजिबलाइज कर, उसको रूप दे रहे हैं, उसको शेप दे रहे हैं. एक ड्रीम, एक कंसेप्ट को हमने शेप दे रहे हैं. तो ये करने में जो तकलीफ है, जो वो आप झेल रहा है और आप उसको इन्वेस्टर्स के पास पहुंचा रहा है, ये कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा फ्यूचर में सक्सेस के लिए भी. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, डेमोन्स्ट्रेटिंग द ट्रस्ट. विश्वास को हर दिन अपने प्रमाण कर रहे हैं.
ये एक दिन का मैटर नहीं है, एक साल का मैटर नहीं है। जो विश्वास कंटिन्यूसली अपने इसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो चीज कंस्टेंट रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज यू टोल्ड यू, नॉलेज कैपिटल इज कंस्टेंट लर्निंग, कंस्टेंट रीचिंग आउट कस्टमर सेंट्रिसिटी, ये सब चीज कंटिन्यूसली आपने करते रहेंगे, उसके कुछ ये नहीं है। हम अगर बोले कि फ्यूचर के लिए कौन लोगों के लिए भी ब्राइटर होगा, किसके लिए ब्राइटर होगा, इसमें हमको किशन जी का कोई डिबेट में हम शायद सुने थे या हम कहाँ पढ़े थे, डार्विन का बात याद आ रहा है कि ये सबसे मोटा, सबसे हेवी, सबसे अच्छा फाइटर या सबसे अच्छा टॉल, सबसे धनी सरवाइव नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा। जो सबसे अडप्ट अच्छा कर सकते हैं, सब चीज़ों को, स्टेटस को क्वेश्चन करके नया इनोवेट कर सकते हैं, सब चीज़ों में दिल दिमाग रख के नया लर्निंग कर सकते हैं, वो आगे चलेगा, उनका फ्यूचर, उनका कस्टमर का फ्यूचर भी बढ़िया होकर रहेगा। तो ये क्या, ये फ्यूचर में हमारा कंपटीशन हमको वरी देगा, बेस्ट मत इसे विब्रत करेगा कि ये क्या हो गया, इतना लोग आ रहे हैं। हम यूटीआई से शुरू किए थे कैरियर, उस टाइम में भी अराउंड 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर इंटरमीडिएट थे। अभी भी अच्छे से अच्छे लोगों को लेके एमपी का फिगर समथिंग लाइक 1,60,000। सो 145 करोड़ पॉपुलेशन हो गए, उसमें से जितना इन्वेस्टर्स है, अगर हमने रेशियो लेंगे अराउंड 4% हो रहा है, तो 4% इज नथिंग। अब 50% पहुंचेगा तो हम सोचेंगे कंपटीशन का कुछ ये हुआ, या अगर कुछ नंबर ऑफ एएमसी या नंबर ऑफ प्रोडक्ट ये इतना बढ़ गया कि हम सोचेंगे कंपटीशन, अभी तो ब्लू ओशन ही ब्लू ओशन है। अगर हमने एयूएम परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखते हैं, छोटा सा कंट्री सिंगापुर, उनका जीडीपी का 10 टाइम्स म्यूचुअल फंड एयूएम है। अमेरिका का 140%, हमारा 15%, 16%। हमको भी आगे बढ़ना है, तो कंपटीशन डजंट मैटर। अब इतना लोग देश में म्यूनसिपैलिटी टैप वाटर पी रहे हैं, कुआं से पानी निकल के पी रहे हैं, अगर और 100 कंपनी बटल वाटर लेके आ जाएगा, विल मैटर इन द कंपटीशन? इट डजंट मैटर। सो फ्यूचर का कोई वरी जो है, उसको टैकल करने का तरीका शर्मा जी बताएंगे, हम शर्मा जी को छोड़ देंगे इसके ऊपर। बट हम ये बोलेंगे कि आप टेक्नोलॉजी अपनाइए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, ट्रस्ट रखिए, कंटिन्यूस ट्रेनिंग लीजिए और अडेप्टेबिलिटी रखिए नया चीज़ों को। आपके लिए फ्यूचर ब्राइटर ब्राइटर होता रहेगा, क्योंकि ब्लू ओशन पड़ा है, कोई कंपटीशन फियर नहीं है, नया प्रोडक्ट आते रहेगा, हम सीखते रहेंगे, लोगों पास पहुंचते रहेंगे। हम किशन जी का टाइम ले रहे हैं, आई एम कॉन्शियस ऑफ दैट। आई एम नाउ इन्वाइटिंग किशन शर्मा जी, माई फ्रेंड। There was a time when we were working for the same fund house for long. Now let us listen from them. I am also very interested to listen to him. I will be available for question and answer, of course. जो क्वेश्चन आते रहेंगे, हमारा अंकर निशांत जी उसको नोट करेंगे और उसको इधर हमको या किशन जी को पूछेंगे, हम लोग आंसर देंगे। और इसी टाइप का वेबिनार हम आगे भी बहुत बार करेंगे। थैंक यू निशांत जी। Now I invite Kishan ji to unmute yourself, sir. Yeah, thank you. Thank you, sir. Thank you, Debashish, sir. Thank you, Wealth Company, for this opportunity. And thank you, Debashish, for this opportunity. और निशांत, आप शायद नहीं जानते होंगे, मैं भी यूटीआई में ही काम करता था और यूटीआई में मैंने बहुत साल काम किया और मैं छोटी जगह जोधपुर में काम करता था। जोधपुर से बाहर निकाल के बॉम्बे में काम कराने का मौका मुझे देबाशीष सर ने ही दिया था। तो इन्होंने ही मुझे दुनिया दिखाया और यूटीआई ने ही मुझे सिखाया जो कुछ मैं आपके साथ आज बात करूंगा। यूटीआई में हम हर चीज संभालते थे, एवरीथिंग, राइट। वो प्रोसेसिंग से लेके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से लेके सेल्स लाने से, अकाउंट्स मैनेज करने से। तो म्यूचुअल फंड्स को समझने का जो 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 एक्सपीरियंस जो यूटीआई म्यूचुअल फंड ने दिया, अरेस्ट वाली यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने दिया, वो कोई फंड हाउस आपको दे नहीं सकता। और वही चीज आज मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो देबाशीष सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तब भी हमारी मदद की और आज फिर आपने मुझे मौका दिया है अपनी बात रखने के लिए। और मेरा ये मानना है निशान जी कि जब मैंने काम करना शुरू किया था 92 में, माय मदर वाज नॉट हैप्पी बिकॉज शी हैज नेवर हर्ड द नेम ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। दोज डेज यूटीआई म्यूचुअल फंड नेम वाज नॉट देयर, इट वाज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। शी वाज नॉट हैप्पी क्योंकि उन्होंने उसका नाम नहीं सुना था, उन्होंने एलआईसी का नाम सुना था, उन्होंने एसबीआई का नाम सुना था। तुमको एसबीआई में नौकरी करना चाहिए, तुमको एलआईसी में नौकरी करना चाहिए। तुम्हारे पापा ने क्या कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है? तुम एक ऐसी जगह गए हो जहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, इससे अच्छा तुम पोस्ट ऑफिस में चले जाते। तुम्हारे पापा पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। शी वाज नेवर हैप्पी। दोज डेज दे यूज्ड टू कॉल, जो म्यूचुअल फंड्स में काम करते थे उनको एजेंट बोलते थे, राइट। तो मैंने वो दिन भी देखा है और मैंने आज का दिन भी देखा है। मैंने देखा है जो लोग म्यूचुअल फंड्स में नहीं आना चाहते थे, वो लोग नाना करते अब म्यूचुअल फंड में आते हैं।
If you look at the growth rate of post office deposits, वो कम होता जा रहा है. If you look at the growth rate of FDs, वो कम होता जा रहा है. FDs तो इतनी कम हो गई है कि चिंता कर रहे थे गवर्नर साहब, आरबीआई के गवर्नर साहब 2 साल पहले, कि सारा पैसा म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है, बैंक के पास नहीं आ रहा है, इसलिए डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रहा है, डिपॉजिट ग्रोथ नहीं होने से क्रेडिट ग्रोथ कम हो जाएगा. एंड ही वाज वेरी वरीड. वेदर इज राइट और रॉन्ग मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चिंता उनको होने लगा कि एफडीज में पैसा नहीं आ रहा है, बैंक डिपॉजिट ग्रो नहीं कर रहे हैं. इंडिया में अभी भी बैंक डिपॉजिट बहुत ज्यादा है. इंडिया में बैंक डिपॉजिट अगर 100 रुपए है तो म्यूचुअल फंड्स केवल 25 रुपया है. वी आर जस्ट 25% ऑफ टोटल बैंक डिपॉजिट्स, बट यूएस में म्यूचुअल फंड्स आर ट्वाइस द साइज ऑफ बैंक डिपॉजिट्स. तो अभी हमारी ग्रोथ तो शुरू हुई है. तो जो मेरी मदर को चिंता थी कि यहाँ मेरा बेटा ग्रो कैसा करेगा, वह बिल्कुल सही नहीं थी. यहाँ जितनी मैंने ग्रोथ देखी है कहीं नहीं देखी है. मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निशांत भाई आपको बताना चाहता हूँ, जो सुन रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ. मैंने आज तक एक फिल्म नहीं देखी है जिस फिल्म में हीरो जो है वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है या फाइनेंशियल एडवाइजर है. हीरो डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, रॉ का मेंबर होता है, पुलिस वाला होता है, वकील होता है, लेकिन कभी भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं होता है. और मैं दावे से कहता हूँ 10 साल के बाद हिंदुस्तान में एक फिल्म आएगी जहां पर आप देखेंगे कि हीरो फाइनेंशियल एडवाइजर है. क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं बहुत से लोग इसको एज ए प्रोफेशन चुनने लगे. जब मैं इस दुनिया में आया था 30 साल पहले, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बनना नहीं चाहता था, कोई भी बनना नहीं चाहता था. म्यूचुअल फंड लोग नौकरी करते थे पर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना चाहते थे. आज लोग नौकरी छोड़ के, बैंक की नौकरी छोड़ के, म्यूचुअल फंड की नौकरी छोड़ के, इंश्योरेंस की नौकरी छोड़ के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं. तो जो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो काम है, ये जो प्रोफेशन है, इससे अच्छा प्रोफेशन दुनिया में दूसरा है ही नहीं. आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशन लोगों के सपने पूरे करता है. ये प्रोफेशन आपके क्लाइंट को पैसा और धनी बनाने का मौका देता है. ये आपके क्लाइंट की कामनाओं को पूरा करता है. और आप जानते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं? हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि जीवन में आपका एक ही काम है, धर्म का पालन करते हुए अर्थ का अर्जन करना है, पैसे कमाने हैं, पैसा कमा के कामनाएं पूरी करनी है. और जो इंसान अपनी इच्छाएं पूरी करता है, कामनाएं पूरी करता है ना, उसी को मोक्ष मिलता है. अब बताइए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? अपने क्लाइंट की वेल्थ क्रिएट करता है. और जिस क्लाइंट की वेल्थ क्रिएट होती है निशांत जी, उसके सपने पूरे होते हैं. और जब उसके सपने पूरे होते हैं तो उसको मोक्ष मिलता है. तो एक ऐसा काम है जो धरती पर भी पुण्य लेके आता है और धरती से जाने के बाद भी आपके लिए स्वर्ग का निर्माण करता है. तो इससे बढ़िया प्रोफेशन हो नहीं सकता. कल भी अच्छा प्रोफेशन था, आज भी अच्छा प्रोफेशन है, आने वाले समय में तो और अच्छा प्रोफेशन होगा. ये और अच्छा प्रोफेशन क्यों होगा, ये इसके ऊपर मैं थोड़ा डिटेल में बात करना चाहता हूँ. नंबर 1. नंबर 2, बहुत बार इंटरनल डिस्कशंस म्यूचुअल फंड्स में होते हैं. आई हैव वर्कड ऑन द बोथ साइड ऑफ म्यूचुअल फंड्स. मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बहुत से साथी हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनमें भी बहुत से लोग मेरे दोस्त हैं. बहुत बार मैन्युफैक्चरर्स में एक बहस होती है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन. डू वी नीड एमएफडीज? क्या हमें एमएफडीज की जरूरत है? क्या एमएफडीज ऐसा काम करते हैं कि जिसके भरोसे म्यूचुअल फंड्स आगे चलते रहेंगे? तो बहुत से लोगों के मानना है कि म्यूचुअल फंड्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो भविष्य अच्छा नहीं है. रोबो एडवाइजर्स आ गए हैं, इंटरनेट आ गया है, लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं. अब लगता नहीं कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कोई अच्छा बिजनेस रह गया है. मेरा ये मानना है ये बिल्कुल गलत है. मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ. यूएस में सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है वैनगार्ड म्यूचुअल फंड. दुनिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है. प्योर म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, नॉट नॉट ब्लैक रॉक. ब्लैक रॉक में तो बहुत से दूसरे काम भी होते हैं. केवल म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ. और वैनगार्ड ने क्या बोला है आप जानते हैं निशांत जी? अल्फा क्या होता है? अल्फा क्या सिखाया है? व्हाट इज अल्फा? ओवर आउट परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस. हुज आउट परफॉर्मेंस? हुज आउट परफॉर्मेंस? स्कीम्स, फंड मैनेजर्स. फंड मैनेजर्स आउट परफॉर्मेंस. तो जब से मैं इस दुनिया में पैदा हुआ हूं ना, म्यूचुअल फंड में जो भगवान है, म्यूचुअल फंड में जिसको सबसे बड़ा आदमी माना गया, आप जानते हैं कौन है? वो फंड मैनेजर है. क्यों? क्योंकि फंड मैनेजर आपको आउट परफॉर्मेंस देता है. फंड मैनेजर आपको अल्फा क्रिएट करके देता है. बाजार अगर 100 रुपए कमा के देता है, म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर आपको 125 रुपए कमा के दे सकता है. एंड म्यूचुअल फंड इज ए कल्ट. वो एक जबरदस्त एक इमेज होती है फंड मैनेजर की. लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है वो तो आउट परफॉर्मेंस करता ही नहीं है ना. पैसिव फंड्स ओनली. तो पैसिव फंड मैनेजर, उसके पास तो फंड मैनेजर नाम की चीज ही नहीं है ना. तो आप जानते हैं वो क्या कहता है? अल्फा तो एडवाइजर क्रिएट करता है. जिसको पूरी दुनिया कहती है फंड मैनेजर्स अल्फा. आप जानते हैं वैनगार्ड क्या बोलता है? वैनगार्ड बोलता है कि वो एडवाइजर्स अल्फा है. और सबसे मजेदार चीज आपको मैं बताता हूँ, इतनी अच्छी बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. पीटर लिंच जब रिटायर हो रहे थे, रिटायर क्या छोड़ रहे थे अपने काम को, तो फेयरवेल दे रहे थे. जब वो फेयरवेल दे रहे थे तो उन्होंने एक बात कही. आप जानते हैं क्या बात कही? कि मेरे फंड ने, जब से मैंने इस फंड को संभाला है, फिडेलिटी मैगेलन फंड, इसने 14 साल में 28% का रिटर्न दिया है. 28% सीएजी रिटर्न, जबरदस्त रिटर्न होता है, और वो भी यूएस में. लेकिन मैं दुख के साथ कहता हूं कि मेरे किसी इन्वेस्टर ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया 28% नहीं कमाया. क्योंकि इन्वेस्टर गलत समय में आता है और गलत समय में निकल जाता है.
तो फंड मैनेजर्स ने जो अल्फा क्रिएट किया उससे इन्वेस्टर को फायदा नहीं है, उससे स्कीम को फायदा। स्कीम ने तो अच्छा काम किया, लेकिन हमारे लिए जरूरी ये भी है कि स्कीम के साथ साथ इन्वेस्टर भी अच्छा काम करे। बिल्कुल। और इन्वेस्टर अच्छा काम करे, इसमें फंड मैनेजर का रोल क्या है? कोई रोल नहीं है। हम्म, इन्वेस्टर कैसे अच्छा काम करेगा, ये रोल तो एडवाइजर का है ना। एंड दिस इज व्हाट रिसर्च डन बाय वैनगार्ड एस्टेब्लिश्ड। और वैनगार्ड कहता है कि बिना डिस्ट्रीब्यूटर के, बिना एडवाइजर के अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका रिटर्न 3% कम हो जाएगा। और मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, हम्म, यूएस, जहां 3% मतलब जबरदस्त बात है। तो हम्म, अगर आपके पास अच्छा एडवाइजर है, अच्छे एडवाइजर के साथ अगर आप रहते हैं, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। दैट्स कॉल्ड एडवाइजर्स अल्फा। तो जो सबसे जरूरी बात मैं कहना चाहता हूं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को किसी से compete करने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को सेल्स लाने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को धंधा करने की भी जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को रेबो एडवाइजर से डरने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट वाले बड़े बड़े जो एडवाइजर्स हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड एडवाइजर को सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, अपने इन्वेस्टर की वेल्थ क्रिएट करना। उनकी वेल्थ क्रिएट करने से इनकी वेल्थ अपने आप क्रिएट हो जाएगी। इनको और कोई compete करने की जरूरत ही नहीं है। दे शुड नॉट चेज, जैसे एडवाइजर बोलता है डू नॉट चेज रिटर्न्स, वैसे मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोलता हूं डू नॉट चेज कमीशंस। कमीशन एक ऐसी चीज है जो बाय प्रोडक्ट है। आप कमीशन कमाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप अपने इन्वेस्टर के सपने पूरे करने के लिए पैदा हुए। योर कमिटमेंट इज टू योर इन्वेस्टर, योर कमिटमेंट इज नॉट टू योर मैन्युफैक्चरर, राइट। और जब आप अपने इन्वेस्टर के लिए पैसे बनाते हैं ना, तो आपके पास पैसे अपने आप बन जाते हैं। और जिस डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने देखा है जो कागज पे ये लिखता है कि मैंने कितने करोड़पति बनाए हैं, वो खुद भी करोड़ बना लेता है। मैं वापस बोलता हूँ, जो डिस्ट्रीब्यूटर करोड़पति बनाता है वो स्वयं भी करोड़पति बन जाता है। ये बहुत सिंपल सा कोरिलेशन है जो हमें समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर एक दो तीन चार्ट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। आप कहाँ पर हैं दुनिया के किस, आप अपने जीवन के किस मोड़ पे बैठे हैं, वो मैं थोड़ा सा जल्दी से देख। कैन आई शेयर सम स्लाइड्स, दो तीन स्लाइड्स? Yeah. क्योंकि सर्टेन थिंग्स वी Please हैव show. Please लर्न show. फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। हर चीज को हमें हमें खुद समझने की जरूरत नहीं है, बहुत सी चीजें हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। तो मैं थोड़ा यूएस का एक्सपीरियंस लेकर आऊंगा, क्योंकि देबाशीष सर ने एक मजेदार बात बोली थी कि यूएस में 140 टाइम्स ऑफ जीडीपी म्यूचुअल फंड है, हमारे यहाँ 15% है। तो वी विल ग्रो फ्रॉम 15 टू 140 130, इतना हम ग्रो करेंगे। तो यूएस कैसे ग्रो किया, क्या हुआ वहां पर, वो अगर हम थोड़ा सा समझ गए तो हम समझ जाएंगे कि आप कितने जबरदस्त बिजनेस में हैं। ये गुड बिजनेस नहीं है, ये ग्रेट बिजनेस नहीं है, ये इंडिया का ग्रेटेस्ट बिजनेस है। इसमें तीन बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण यह है कि अकेला बिजनेस है दुनिया में जो लोगों के पैसे बनाता है। बाकी सारे बिजनेस अपने क्लाइंट के पैसे कम करते हैं। सारे बिजनेस क्लाइंट के पैसे कम करते हैं, ये अकेला बिजनेस है जो क्लाइंट के पैसे बढ़ाता है। दूसरा, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर रिकरिंग इनकम है। एक बार आपने काम किया है, अगर आपके क्लाइंट का पैसा ग्रो हो रहा है तो आपकी इनकम भी ग्रो हो रही है। ये जो दो चीजें हैं, ये जबरदस्त दो चीजें हैं। और तीसरी चीज ये है कि ये पैसा, ये एक ऐसा है जो आपको दुनिया में रहने में भी सुख देता है और दुनिया से जाने के बाद भी सुख देता है, क्योंकि आप दूसरों के सपने पूरे कर रहे हैं तो उसकी दुआएं आपको मिलती हैं। तो ये तीन चीजें हैं जो इस बिजनेस को यूनिक बनाती है, इस बिजनेस को सबसे अच्छी बनाती है। आप एक ऐसे सिपाही हैं जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। वो सिपाही तो सरहद पर दुश्मन को रोकता है, पर आप एक ऐसे सिपाही हैं जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और हमेशा निर्माण संघर्ष से बचाने से बड़ा माना गया। तो मेरा ये मानना है कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े सिपाही हैं, सबसे शानदार सिपाही हैं। इससे अच्छा बिजनेस हो नहीं सकता है। तो इस बिजनेस के आगे फ्यूचर क्या है, मैं जल्दी से इसके बारे में बात करना चाहता हूं। एंड व्हाई दिस बिजनेस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस, ये हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये बिजनेस तो जबरदस्त बढ़ेगा, आप तैयार हैं कि नहीं, चिंता ये कीजिए, ये चिंता मत कीजिए वेदर दिस बिजनेस विल ग्रो और नॉट। वो चिंता मत कीजिए, चिंता ये कीजिए कि आप इस बिजनेस में ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे, आप उस लीप को ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो आई जस्ट टेक यू टू द यूएस एक्सपीरियंस। देयर वाज अ गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड, उनका नाम था मर्विन किंग। सम 45 ईयर्स एगो उन्होंने एक बात कही थी कि किसी भी इकोनॉमी में नाइस मूवमेंट होना चाहिए। व्हाट इज नाइस मूवमेंट? नो इन्फ्लेशन, कंटिन्यूअस एक्सपेंशन। बाई नो इन्फ्लेशन ही नेवर मेंट नो इन्फ्लेशन, ही मेंट लो इन्फ्लेशन। अगर किसी इकोनॉमी में लो इन्फ्लेशन है, कंसिस्टेंटली लो इन्फ्लेशन है, और जीडीपी एक्सपेंड कर रही है, वो सबसे अच्छा स्टेट ऑफ इकोनॉमी होता है, सबसे अच्छा स्टेट ऑफ इकोनॉमी होता है। और जो भी इकोनॉमी इस स्टेज में पहुंचती है, वहां पर जबरदस्त तरीके से फाइनेंशियल एडवाइस की जरूरत पड़ती है। और क्यों पड़ती है, मैं थोड़ा हिस्ट्री आपको दिखाना चाहता हूं, और हिस्ट्री से मैं इंडिया से लिंक करना चाहता हूं। दिस वॉज यूएस। मैं यूएस में, आप देखिए यहां पर इन्फ्लेशन है, नीचे इंटरेस्ट रेट्स है, यहां पर ऊपर बॉन्ड मार्केट्स है, नीचे स्टॉक मार्केट्स है।
यूएस में बिफोर 1980 इन्फ्लेशन यूज्ड टू बी 13-14%। जब रोनाल्ड रेगन जीत के आए थे, रोनाल्ड रेगन ने पूरा इलेक्शन ही इस बात पे लड़ा था कि मैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करूंगा। एंड व्हेन ही वॉन इन 1979, he brought a person whose name was Paul Volcker, and Paul Volcker became the Fed chairman, Fed के वो चेयरमैन बने, और उन्होंने एक पॉलिसी लेके आए। उस पॉलिसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। He said that the sole purpose of Federal Reserve, the first target of Federal Reserve is to control inflation. This is called inflation targeting in economics. उन्होंने क्या किया, कैसे किया, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन उनके आने के बाद इन 3 years इन्फ्लेशन वाज कंट्रोल्ड। From 13% inflation fell to less than 5%, 13% to less than 5% within 3 years. अब उसका इंपैक्ट बॉन्ड मार्केट पे क्या हुआ, स्टॉक मार्केट पे क्या हुआ, छोड़ दीजिए, मैं बताता हूं उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स पे क्या हुआ। ये आपके सामने है। द फर्स्ट म्यूचुअल फंड इन यूएस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1924। फर्स्ट म्यूचुअल फंड 1924। यहां पर मैं हूं 1984। 1924 to 1984, how many years? 60 years. 60 years. In 60 years, total assets under management in US was less than 100 billion crores. 100 billion dollars, sorry. 100 billion dollars. कितने साल हो गए? 60 साल। 1924 to 1984, in 60 odd years, entire mutual fund industry of US was sitting as less than $100 billion. By 1994, the assets under management of US was $2,000 billion. 20 times. India has grown in last 10 years only 6.5 times. We are yet to see the US movement. Yet to see. अभी हम उस मूवमेंट पे पहुंचे ही नहीं हैं। आप जानते हैं क्यों हुआ था, इसके होने का कारण क्या था? ओनली वन रीजन, एंड दैट वन रीजन वाज व्हाट दैट रीजन। एक और बात बताता हूं, केवल मैं बात नहीं कर रहा हूं कि एम कितना बढ़ा, मैं बात कर रहा हूं कि उस 10 years में लोग कितने आए। Look at the number of people, those who have joined, from 5.6% of household to 25% of household join mutual funds in a course of 10 years. इन इस 10 साल में पहले 5% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे और 10 साल में 25% हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट करते थे। इंडिया में आज 5 to 6% हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो एक्सप्लोजन यूएस में हुआ, वो एक्सप्लोजन आप इंडिया में भी होते हुए देखेंगे। ये क्यों होता है, कैसे होता है, जल्दी से मैं इसकी बात करता हूं। इसको हम बोलते हैं द मैजिक ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इंडिया के पास नाइस मूवमेंट आ गया है। इस वक्त इंडिया का इन्फ्लेशन है 3.34%। पिछले महीने था 3.61%। पूरी दुनिया में जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, 40 साल के बाद यूरोप में इन्फ्लेशन बढ़ा, 40 साल के बाद अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ा, लेकिन इंडिया में यूक्रेन वॉर के बाद भी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा था। इज इंडिया इनटू ए नाइस मूवमेंट? क्या इंडिया के पास लो इन्फ्लेशन एंड कंटिन्यूअस एक्सपेंशन है? अगर आरबीआई अपने इन्फ्लेशन टारगेटिंग को आगे रखता है, आगे कंटिन्यू करता है, तो इंडिया में क्या होगा? वही होगा जो यूएस में हुआ था। इन इंडिया बिफोर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, वी अडॉप्टेड इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन 2015। 2015 के पहले एवरेज इन्फ्लेशन इंडिया में 8% प्लस होता था, 9% होता था। अभी इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन इज लेस देन 5%, लेस देन 5%। और जब आपके पास ऐसा होता है ना, तो आपके सामने एक चीज होती है कि लो इन्फ्लेशन इज द फर्स्ट हाउस। जिस देश में इन्फ्लेशन लो होता है और जीडीपी ग्रो करता है, वहां पर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं। और जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं, इन सर्च ऑफ यील्ड, पीपल कम आउट ऑफ गारंटीड स्कीम्स, पीपल कम आउट ऑफ एफडीज, पीपल कम आउट ऑफ पोस्ट ऑफिस, पीपल कम आउट ऑफ बैंकिंग डिपॉजिट्स, एंड दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव्स। और तब म्यूचुअल फंड काम करने लगता है। हर दुनिया में ऐसा ही हुआ है, इंडिया में भी अब जाके ऐसा ही हुआ है। जो ग्रोथ हमने 2015 के बाद देखी है, वो ग्रोथ हमने 2015 के पहले नहीं देखी। तो ये तो स्टार्ट है। अभी तो हम 10 साल में 6 गुना ही बढ़े हैं। आने वाले साल 10 सालों में आप इससे ज्यादा बढ़ेंगे, ये तय है। इंडिया में इसके साथ साथ और कुछ भी हो रहा है। इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इंडिया के अंदर फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रही है, इंडिया डिजिटाइजेशन हो रही है, इंडिया इज कमिंग फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो इंडिया में हो रही है निशान जी, कि इंडिया में फिजिकल सेविंग से निकल के आप फाइनेंशियल सेविंग्स की तरफ जा रहे हैं। तो भूल जाइए आपने जो ग्रोथ पास्ट में देखी है, इससे कहीं बड़ी ग्रोथ आप फ्यूचर में देखने वाले हैं। और आपको मैं बधाई देता हूं कि आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स एक ऐसे समय में डिस्ट्रीब्यूटर हैं कि जब हिंदुस्तान में एक्सप्लोजन आप देखेंगे। मुझे दुख ये होता है कि जब इंडिया का म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा हो रहा है, उस वक्त मैं एग्जिट मोड में हूं, मैं अब छोड़ के जाना चाहता हूं। लेकिन आने वाले जो साल हैं, बड़े खूबसूरत साल हैं, एंड दिस इज व्हाट द ग्रोथ फॉर द लास्ट 10 years। अगर मैं लास्ट 10 years की बात करूं,
we have grown 6.5 times, whereas US was grown 20 times. तो वो जो मूवमेंट है, यूएस मूवमेंट, अभी तक इंडिया के अंदर नहीं आया। अब एक मजेदार चीज आपको बताता हूँ, सबसे मजेदार चीज है, और ये क्या है कि इंडिया में जो ग्रोथ है म्यूचुअल फंड्स की लास्ट 10 ईयर्स की, दैट इज 15.9%। किसी दुनिया में ये ग्रोथ नहीं हो रही। अब ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज यूनिक विथ इंडिया? ये भी हमें समझने की जरूरत है। इस चार्ट को याद रखिएगा और आगे एक चार्ट दिखाऊंगा, व्हाट इज यूनिक विथ इंडिया। अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात समझ में आ गई तो न केवल उनको कॉन्फिडेंस होगा, वो अपने क्लाइंट्स को भी कॉन्फिडेंस दे पाएंगे कि व्हाट इज सो स्पेशल विथ इंडिया। क्या खास बात है कि इंडिया की ग्रोथ रेट इस वक्त न केवल जीडीपी में पर म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी दूसरों से ज्यादा है। वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसानी से समझेंगे, लेकिन यहाँ एक मजेदार चीज, बहुत बार डिस्ट्रीब्यूटर्स में चिंता होती है, और चिंता ये होती है कि डायरेक्ट भी तो है, सेबी ने डायरेक्ट कर दिया है, हमारे को कौन पूछेगा। लोग इंटरनेट से पढ़ के डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग टीवी सुन के डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग अखबार पढ़ के डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करेंगे। डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो कम होता है, और जैसे जैसे ये अवेयरनेस स्प्रेड होगी, पीपल विल गो डायरेक्ट। इज इट ट्रू? आइए हम समझते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि म्यूचुअल फंड को ग्रो कौन कर रहा है। मैं जब से म्यूचुअल फंड में काम किया है ना, मेरे बॉस हमेशा बोलते थे बड़े आदमी का पैसा लाओ, कॉर्पोरेट का पैसा लाओ, कंपनी का पैसा लाओ, उनका पैसा लाओ। हम बड़े बड़े कंपनी के पास जाते थे, कॉर्पोरेट्स के पास में पैसा लाने के लिए जाते थे। पर राज की बात बताऊं, म्यूचुअल फंड में जो ग्रोथ हुई ना, वो रिटेल की वजह से हुई। द रिटेल कॉन्ट्रीब्यूशन जस्ट 7 years ago, just 5 years ago, before COVID, was 19.8%. The contribution of retail to mutual funds. Today, the contribution of retail is 27.9%. बताइए आप, जिस सेगमेंट को आप इग्नोर करते हैं वही सेगमेंट सबसे ज्यादा ग्रो करता है। अच्छा, इसमें से कौन सा सेगमेंट है जो एमएफडी कैटर करता है? रिटेल सेगमेंट। तो जो भी अगर म्यूचुअल फंड में ये मानता है कि एमएफडी के बिना काम चलेगा, उसका चलेगा ही नहीं, क्योंकि जो ग्रोथ हो रही है वो तो रिटेल में हो रही है। जो बेस्ट ग्रोथ जो आ रही है म्यूचुअल फंड में, वो तो रिटेल से आ रही है और एचएनआई से आ रही है। अब रिटेल और एचएनआई को अगर आप जोड़ देते हैं तो टोटल बिकम्स ऑलमोस्ट 60%, 60-65% के आसपास। 65% पैसा जो आपके पास में आ रहा है वो इंडिविजुअल से आ रहा है। अब इस इंडिविजुअल की खास बात बताता हूं, और दूसरी खास बात, पहले एक दूसरी खास बात बताता हूं, फिर इंडिविजुअल पे आता हूं। पहली चीज तो ये कि इंडिविजुअल का पैसा ज्यादा आता है, रिटेल का पैसा ज्यादा आता है। दूसरी बात, ज्यादा जो पैसा आ रहा है ना, जो ग्रोथ आ रही है, वो बियॉन्ड 15 सिटी से आ रही है। बियॉन्ड 15 सिटी से आ रही है। आपके पास देख सकते हैं द ग्रोथ रेट ऑफ 15 सिटीज, फर्स्ट 15 सिटीज इज 19% एंड द ग्रोथ रेट ऑफ B30 इज 23%। ये कितना इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। 2019 में दिल्ली एंड बॉम्बे के कंट्रीब्यूशन वाज 48% इन टोटल एएम। टुडे दिल्ली एंड बॉम्बे का टोटल एएम में कंट्रीब्यूशन इज 40%। दे आर लॉस्ट 8%। और जो छोटे छोटे शहर थे, अदर सिटीज थे, देयर कंट्रीब्यूशन वाज 26%, नाउ देयर कंट्रीब्यूशन इज 35%। तो दो चीजें हमें समझ में आती है, पहला ग्रोथ रिटेल में है, दूसरा वो भी छोटी जगह से है। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप एमएफडी बड़े शहर में बनेंगे तभी कामयाब होंगे। आप छोटे शहर में, छोटे कस्बे में, गांव में भी एफडी एमएफडी है, तब भी ये बिजनेस आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये बिजनेस वहां पर ज्यादा ग्रो हो रहा है। ये एक और बात हमें समझने की जरूरत है। अब ये दोनों बातें अगर मैं मिला देता हूं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है जो मैंने एमफी से लिया है, देखने में बड़ा आपको अच्छा लगेगा और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप देखिए कि आपके पास रेगुलर फंड्स हैं, आपके पास डायरेक्ट फंड्स हैं। डायरेक्ट में कौन जाता है? डायरेक्ट में आप देखिए कौन जाता है, ज्यादातर कॉर्पोरेट्स और बड़े लोग जाते हैं भाई। रिटेल में अभी भी आप देखिए जितने भी रेगुलर फंड्स हैं, 41.6% आपका रिटेल का कंट्रीब्यूशन है, और उसके अंदर आपके पास में जो 36.8% है रिटेल का है, और 41.6% एचएनआई का। तो एचएनआई भी एमएफडी से ही जा रहा है। डायरेक्ट एचएनआई 21% जा रहा है। देखिए 21% कंट्रीब्यूशन एचएनआई का डायरेक्ट के अंदर, रेगुलर में 41.6% है। डायरेक्ट में जो रिटेल है उसका कंट्रीब्यूशन केवल 15% है, पर रेगुलर में जो रिटेल है उसका कंट्रीब्यूशन 37% है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, म्यूचुअल फंड ग्रो हो रहा है छोटे शहरों में, म्यूचुअल फंड ग्रो हो रहा है रिटेल में, और ये दोनों ही लोग एडवाइजर को ही देते हैं पैसा, डायरेक्ट नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो हमें समझने की जरूरत है। अगर हमें ये बात समझ में आ गई तो अब तीसरी बात बताता हूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। सुशांत जी, बहुत मजेदार चीज आपको बता रहा हूं। पैसा इन्वेस्टमेंट करने से नहीं बनता है, पैसा टिकने से बनता है। और जितने लोगों ने हिंदुस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है ना, उनका जो 5 ईयर्स से ज्यादा लोग इन्वेस्टेड हैं, दैट इज ओनली 12%। और जिनके पास एडवाइजर हैं जो कि 5 ईयर्स से ज्यादा इन्वेस्टेड हैं, दे आर 21%। What does this show? The contribution of MFD is not bringing the sale. The contribution of MFD is towards creating the wealth.
ये जो एक कंट्रीब्यूशन है एमएफडी का कि वो अपने इन्वेस्टर को हैंड होल्ड करता है, जब बाजार कमजोर होता है उनको संभालता है, उनको लंबा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर बनाता है, उनके फाइनेंशियल प्लानिंग करता है और उनको पैसा बनाने में मदद करता है, ये जो चीज का कंट्रीब्यूशन है ना, ये आगे जाके बढ़ता ही जाएगा। ये जो गैप अभी है ये आगे जाके और भी बढ़ता जाएगा। नो अदर एंटिटी विल बी एबल टू compete with MFDs as far as hand holding of investors are concerned। तो आप धंधा तो किसी दूसरे एंटिटी से ला सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर की वेल्थ क्रिएट आप बिना हैंड होल्डिंग के कर नहीं सकते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू हैंड होल्डिंग, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन बीट एमएफडीज। तो आपके पास एक एनवायरनमेंट है, इंडिया इज इन ए नाइस मोमेंट, इंडिया की जीडीपी ग्रो हो रही है, इंडिया का म्यूचुअल फंड बिजनेस ग्रो हो रहा है, इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन कम होने से कॉम्पिटिटिव यील्ड्स हैं वो कम हो रही हैं, आपके पास म्यूचुअल फंड के अलावा कोई रास्ता नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा रिटेल जुड़ता चला जाएगा। तो यहां पर जो बिजनेस आपको मिलेगी इट बिकम्स ए सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्री का मतलब है जो ग्रोथ रेट्स आपको इस इंडस्ट्री में मिल रही है किसी इंडस्ट्री में नहीं मिल रही है। आई वाज लुकिंग एट द फिगर्स ऑफ म्यूचुअल फंड, निशान जी, for last 1 year, FMCG, IT companies, what is the revenue growth? What is the sales growth? Some 5%, some 2%, 7%, some 8%. What is the growth rate of mutual fund, AMC industry, insurance industries, banking industries? 30%, 20%, 32%, 38% kind of growth. So you are in an industry which is a growing industry. और इंडिया के अंदर किसी भी कंट्री में जब आप जीडीपी ग्रोथ के स्टेज में आते हैं, मैक्सिमम ग्रोथ फाइनेंस में होती है। नाउ आई विल गिव द बेस्ट न्यूज, व्हाट इज यूनिक एडवांटेज ऑफ इंडिया। और वो यूनिक एडवांटेज ऑफ इंडिया इज गिवन टू द एडवांटेज ऑफ एमएफडीज आल्सो। वो क्या चीज है, ध्यान से देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एज फार एज जीडीपी इज कंसर्न। तो यहां पर मैंने 2000 से लेकर 2024 पिछले 25 ईयर्स का जीडीपी ग्रोथ दिया है। And this is dollar terms so that we can compare all the countries. They're all in dollar terms. So look at the GDP growth rate of China in dollar terms in the last 25 years is 12%, followed by India GDP growth rate of 9.2%, right? And GDP growth rate of US is 4.5%. This is GDP growth rate of 25 years. अब आप सामने आइए stock market growth. China's GDP growth rate is 12% and stock market growth of China is 4.2%, just 4.2%. Whereas India's GDP growth rate is 9.2% and India's stock market growth is 10%. The best thing I've found, मैं बहुत इंसिस्ट करके बोल रहा हूं, the best thing which I found unique with India is India में take it at 10 years, take it 15 years, take it 25 years, take it 30 years, take it 40 years. आप 1980 जब से सेंसेक्स आया तब से बनाइए, 45 years का बनाइए, 40 years का बनाइए, 30 years का बनाइए, 25 years का बनाइए, 20 years का बनाइए, 15 years का कंपेयर कीजिए, आप एक मजेदार चीज देखेंगे। लॉन्ग टर्म में इंडिया के स्टॉक मार्केट ने वही रिटर्न दिया है जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है। व्हाट एल्स यू वांट, व्हाट एल्स यू वांट। ये अकेला कंट्री है दुनिया में जहां पर आप कह सकते हैं कि अगले 20 साल में आपकी दौलत कितनी बनेगी। कितना खूबसूरत हैंडल, कितना खूबसूरत टूल है ये एमएफडीज के हाथ में, ये कन्विंस करने के लिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग करके इंडिया में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के कितनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। नाउ आई कम टू द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट guarantees the growth of advisors in India or mutual fund distributors in India. There is something is happening in our society, there is something is happening in our family which we are not able to understand what will the impact of this. Dashanti, I'll share it from my family, the history of my family, experience of my family. My father started working 1958. When he started working 1958, he was the sole earning member, and there was 8 dependent in the family. Today in my family there are only 4 members, me, my wife, and 2 kids. Out of 2 kids, the elder one started working. मेरी वाइफ काम करती है, मैं काम करता हूँ, मेरा बच्चा काम करता है। घर में 3 कमाने वाले हैं, 4 खाने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, काम करने वाले लोगों की सप्लाई बढ़ रही है। बहुत ध्यान से सुनना, काम करने वाले लोगों की सप्लाई बढ़ रही है। किसी भी इकोनॉमी में जब काम करने वाले लोगों की सप्लाई बढ़ती है वहां जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हो जाती है, बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग, डिपेंडेंट कम हो जाते हैं। लेकिन देयर इज इकोनॉमिक प्रिंसिपल, एंड व्हाट इज दैट इकोनॉमिक प्रिंसिपल? अगर काम करने वाले बढ़ रहे हैं ना तो वेज ग्रोथ नहीं होती है। टीसीएस अर्निंग एंट्री लेवल इंजीनियर को 3.5 लाख का पैकेज देता है। टीसीएस 15 साल पहले भी एंट्री लेवल इंजीनियर को 3.5 लाख का पैकेज देता था। वाई दी एंट्री लेवल इंजीनियर कॉस्ट हैज नॉट इंक्रीज्ड? क्योंकि हर घर से इंजीनियर निकल रहा है, हर माँ बाप बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इट्स अ सिंपल इकोनॉमिक प्रिंसिपल कि अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी प्राइस नहीं बढ़ती है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ जॉब? द प्राइस ऑफ जॉब इज वेजेस। तो इंडिया की जीडीपी में जो वेज कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कम हो रहा है, और वेज कॉन्ट्रीब्यूशन कम होने से
प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, एंड दैट इज रिजल्टिंग इनटू हायर आरओआईज ऑफ इंडियन कंपनीज। इंडियन कंपनीज दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी कमाने लगी हैं और आगे 20-25 साल तक कमाती रहेंगी। तो जो, अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं तो आप जॉब से अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे, आपके सपने पूरे होंगे इन्वेस्टमेंट करके ही। तो इंडिया में हर व्यक्ति जो काम करता है उसको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, और हर वो आदमी जो इन्वेस्टमेंट करता है वो एमएफडी के पास जरूर आएगा। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपने पहले कभी नहीं देखी है। रीजन नंबर वन। रीजन नंबर टू, ये बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है अब जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आज से 50 साल पहले, आज से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 ईयर्स पहले, 1970, 50 नहीं 25 साल पहले, सॉरी 25 साल का चार्ट लेके आया हूं। आज से 25 साल पहले सन 2000 में नंबर ऑफ किड्स वर मोर देन नंबर ऑफ ओल्ड। नाउ इन इंडिया एंड वर्ल्ड, नंबर ऑफ किड्स आर लेस देन नंबर ऑफ ओल्ड। दुनिया में बच्चे कम हो रहे हैं, दुनिया में बूढ़े लोग बढ़ रहे हैं, और दुनिया में जो भी आदमी आया है वो एक न एक दिन बूढ़ा होगा। इस वक्त दुनिया में बूढ़े ज्यादा हैं, बच्चे कम हैं। जब से धरती पर इंसान आया है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमेशा बच्चे ज्यादा थे, बूढ़े कम होते थे। हमारी फैमिली में भी यही होता था। अब मेरी फैमिली में ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब यह है, एक चीज है जो हर एक को करनी है, आप जानते हैं वो क्या है? रिटायरमेंट है। अब हिंदुस्तान में आने वाले समय में हर आदमी रिटायरमेंट करेगा, और जब हर आदमी रिटायरमेंट प्लान करेगा तो क्या आपके बिना कर सकता है? और हिंदुस्तान में रिटायरमेंट के फंड्स बढ़ते चले जाएंगे, हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट के फंड्स बढ़ते चले जाएंगे, हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट की जरूरत बढ़ती चली जाएगी। आपका जॉब छोटा हो जाएगा क्योंकि जॉब मांगने वाले ज्यादा हैं, आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, सो योर वर्किंग लाइफ विल श्रिंक एंड योर रिटायरमेंट लाइफ विल ग्रो। द नीड ऑफ एमएफडी विल राइज। न केवल एमएफडी को इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, उसको लोन मैनेजमेंट और बजटिंग की भी जरूरत पड़ेगी। आप बजटिंग करके भी पैसा बनाएंगे, आप लोन मैनेजमेंट करके भी पैसा बनाएंगे, आप डेट मैनेजमेंट भी आपको करना पड़ेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग भी आपको करनी पड़ेगी। और ये दो रीजन जो हैं, ये दो रीजन आपके लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देते हैं। तो अपनी बात खत्म करूं उसके पहले फिर कहता हूं, पहली चीज, इंडिया एक ऐसी स्टेज में है जहां वो दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट्स दे रहा है। इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स ग्रोथ रेट्स दे रहा है। इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट ग्रोथ रेट्स दे रहा है। इंडिया एक इन्फ्लेशन टारगेट के सिनेरियो से निकल रहा है। इंडिया के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वेजेस ग्रोथ नहीं हो रही है। इंडिया के यूथ का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ रुख जा रहा है। दे आर नॉट डूइंग फिजिकल सेविंग्स, दे आर डूइंग नाउ फाइनेंशियल सेविंग्स। इन सारी बातों को अगर मैं मिला देता हूं तो मुझे लगता है कि एक अच्छे आदमी का जो पैसा बनाना चाहता है, सपने पूरा करना चाहता है, वो बिना एमएफडी के कर ही नहीं सकता है। एमएफडी को मुकाबला धंधा बढ़ाने में नहीं करनी है, एमएफडी को मुकाबला वेल्थ क्रिएट कराने में करनी है। अगर एमएफडी अपने इन्वेस्टर को लंबे समय तक रोक के वेल्थ बनाता है तो उसकी वेल्थ तो अपने आप बन जाएगी, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि इससे अच्छा प्रोफेशन इस वक्त इंडिया में दूसरा नहीं है। एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपको कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ। नमस्कार। थैंक यू सो मच कृष्ण। कृष्ण जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत दिल से बात की, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने लाई। अभी हम लोग थोड़े Q&A लेंगे। मैं सब एमएफडी से रिक्वेस्ट करूंगा कि Q&A बॉक्स का यूज करें। और हाल ही में मुझे व्हाट्सएप में कुछ क्वेश्चंस आ गए तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने तो बताया कृष्ण जी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि लोग क्यों डायरेक्ट प्लान नहीं जाएंगे, क्यों रेगुलर प्लान जाएंगे। लेकिन कृष्ण जी, एक समय था जब म्यूचुअल फंड का अवेयरनेस काफी कम हुआ करता था। लेकिन यस। आज जो है, आज फोन पे मेरे को सब पता चल जाता है गूगल से कि कौन सा फंड है, क्या फंड का मीनिंग है। और इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे डायरेक्ट प्लान के प्लेटफॉर्म होते हैं। राइट। तो ऐसे में एमएफडीज अपने आप को कैसे रिलीवेंट रखेंगे, कैसे ओ, प्रोडक्टिव रखेंगे? जबरदस्त बात, जबरदस्त बात है। एक बात कहता हूं आपसे, मुझे बताइए, आपने महाभारत पढ़ी या सुनी है या देखी है टीवी में? जी जी जी। है ना? महाभारत में सर्वश्रेष्ठ योद्धा, युद्ध करने में वॉर में हम्म, सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर कौन है? अर्जुन बोला जाता है, लेकिन आई थिंक ग्रेटेस्ट कि वॉरियर अर्जुन है कृष्णा ना? है, मेरे हिसाब से तो बिना अस्त्र उठाए कृष्णा है। ग्रेटेस्ट वॉरियर अर्जुन है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है जी हाँ, जी हाँ। है ना? उसको कोई हरा नहीं सकता है, जी जी जी। सबको हरा सकता है। जी उसको तो मालूम है ना फंड्स कौन से इन्वेस्ट करने चाहिए, इसका मतलब जी जी, तो बिल्कुल। सारा ज्ञान है ना उसको, हाँ। तो सारा ज्ञान है। जी। लेकिन सारा ज्ञान होने पर भी आप जानते हैं क्या हुआ था? 18 डेज तक लड़ाई चली थी। 18 डेज में अर्जुन 3 बार लड़ाई छोड़ के जा रहा था, 3 बार। हम्म पहले दिन, मैं भीष्म पे प्रहार कैसे करूंगा, मेरे दादाजी हैं, हम्म राइट? 3 बार वो युद्ध छोड़ के जा रहा था। 3 बार वो युद्ध छोड़ के नहीं गया, किसने उसको हिम्मत बंधाई कि तुम युद्ध करो? हम्म कृष्ण। हम हम्म सभी जानते हैं कि बाजार ऊपर जाएगा, हम सभी जानते हैं बाजार ऊपर जाएगा। दुनिया में कौन नहीं है जो नहीं जानता है कि बाजार ऊपर जाएगा?
आपको चिंता ये नहीं करनी है निशान जी कि बाजार ऊपर जाएगा। बाजार के ऊपर जाने में आपका कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, वो लाइफ है, वो ऊपर जाता है। आपको चिंता ये करनी हाउ यू मैनेज रिस्क, यू डोंट मैनेज रिटर्न। यू नेवर से आई मैनेज रिटर्न माय इन्वेस्टमेंट, नो, रिटर्न इज गिवन। Who earns return? The person who manages risk earns return. अर्जुन युद्ध करना तो जानता था, युद्ध के रिस्क को मैनेज करना नहीं जानता था, इसलिए उसको कृष्ण की जरूरत थी। राइट? तो आप बिना एडवाइजर के ना इस सफर को पूरा नहीं कर सकते। मैंने 30 साल म्यूचुअल फंड में काम किया है, 30 साल में 1% लोगों को जानता हूं जो 30 साल तक इन्वेस्टेड रहे हैं। लोग आते जाते रहते हैं। राइट? एंड दिस इज व्हाट व्हेन गॉड सेज एडवाइजर्स अल्फा। तो मेरा ये मानना है कि एडवाइजर्स के बिना, और मैंने आपको एक चार्ट भी दिखाया था कि जो एसआईपी 5 साल से लंबी है वो डायरेक्ट वाली है कि एमएफडी वाली है। और पैसा तो लंबा चलाना से ही बनेगा। अगर एमएफडी खुद ही अपने पे डाउट करेंगे तो दुनिया में उनको कोई हेल्प नहीं कर सकता। पहले आपको यकीन करना है कि आपके बिना उनका काम नहीं चलेगा। अगर आप इस बात पे यकीन नहीं करेंगे तो फिर तो काम रह गया। और एक मजेदार चीज बताता हूं, 15 दिन पहले ट्रंप कह रहे थे कि चाइना को ये करूंगा, चाइना को वो करूंगा। कल ट्रंप ने कहा कि चाइना तो हमारा दोस्त है। आप देखें न्यूज तो कैसे बदलती है। तो न्यूज तो हमेशा बदलती रहती है। न्यूज के बेस पे अगर आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप न्यूज बेस्ड पोर्टफोलियो बनाएंगे। पोर्टफोलियो कभी न्यूज बेस्ड नहीं होता है, पोर्टफोलियो हमेशा गोल्ड बेस्ड होता है। एडवाइजर की जरूरत आपको न्यूज देख के इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं होती है। एडवाइस की जरूरत आपको मूड देख के, क्योंकि बाजार के ऊपर नीचे होने से आप भी ऊपर नीचे होते हैं, आप ऊपर नीचे नहीं हो, इसके लिए आपको एडवाइजर की जरूरत है, तो हैंड होल्ड यू टेम्परामेंटली, इसके लिए जरूरत है। तो मैं आखिरी में कहता हूं, प्लीज फॉर गॉड सेक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक बात माननी होगी, मेरी बात सुनने में बुरी लगेगी, दे आर नॉट फंड मैनेजर्स। आप फंड मैनेजर मत बनिए, आप ज्यादा रिटर्न बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप लोगों के पैसे मैनेज करते हैं। आपको लोगों का पैसा मैनेज नहीं करना है, आपको लोगों को मैनेज करना है। यू आर क्लाइंट मैनेजर, यू आर नॉट फंड मैनेजर। एमएफडी वो खराब हो जाता है जो फंड मैनेजर बन जाता है। आपको फंड मैनेजर नहीं बनना है, रिमेन क्लाइंट मैनेजर। मैनेज योर क्लाइंट, नॉट हिज फंड्स। गिव हिज फंड्स टू म्यूचुअल फंड्स, दैट्स योर जॉब। आशीष जी, मैं आपसे भी के साथ आपने बहुत क्लोजली काम किया है पास्ट में, और सेबी बहुत डायनेमिक रेगुलेटर है। हर फ्राइडे को मूवी जैसे रिलीज होता है, वैसे नए नए सर्कुलर भी आ जाते हैं, राइट? तो ऐसे में एमएफडीज कैसे फ्रीक्वेंट रेगुलेटरी चेंजेस से डील कर सकते हैं? Okay, so number one is SEBI works in a framework where they have got three responsibility. One is controlling the market, one is development of the market. Controlling means regulating, and also protection of investors. Okay. First, I told in the beginning of my this thing that changes या परिवर्तन ये नियम ही है, परिवर्तन होते रहेगा. And what we have to control is what is controllable by us. Okay. Regulation तो चेंज होता रहा है 1996 से जब से सेबी पहले फॉर्म हुआ है, बट डिस्पाइट दैट 68 लाख करोड़ हुआ, मींस सेबी also ensures that how the market will develop. Okay, so they sometimes bring in something, they see that the people are misusing, they bring something else. So regulatory changes को दिमाग से हटा के, मतलब they will always be helpful for growth of the market. Temporarily this may be viewed as something else. So what we can control and what is beyond my control, regulatory changes are beyond our control. Our control is self-learning, clarifying complex things, approaching clients and focusing clients' interest. So all these things will help. And SEBI is also a very modern regulator, approachable. If some changes are required, we can bring it for discussion, and then there are committees, and it may. But most of the regulator has good intent. In execution, something might have required some changes for these things. So somebody who is worrying that a lot of regulation is coming, in fact, recently the SEBI head has told that we wanted to make it simpler and lesser regulation. So I don't think regulatory regulation creates worry for our distributions. Okay. And that's a view, but if you understand the perspective from other side, it will give you peace that somebody else, why investors have brought trust to us. This sector has got a lot of faith and trust because there is a strong regulation. They know there cannot be insider trading, they know there cannot be price manipulation, they know every day NAVs are concurrently audited, they know valuation has to be done in a particular matter.
So because of this regulation, why change is required? Because our nature of our business is dynamic. अगर वो साइड पॉकेटिंग सेग्रीगेशन ऑफ पोर्टफोलियो तब जरूरत पड़ा तब लाया, तो अब द रेगुलेशन मस्ट कैच अप विथ लॉट ऑफ लूप होल्स व्हिच नीड टू बी filled. So I don't think that is an worry, and we should not bother about that. किशन जी कुछ ऐड करना चाहेंगे तो ऐड कर सकते नहीं नहीं देवाशीष सर, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको एक बात बताता हूँ देवाशीष सर, जब मैं छोटा बच्चा था और पढ़ाई नहीं करता था, मेरे पिताजी मुझे डांट मारते थे तो मुझे बुरा लगता था कि वो मुझे डांट मार रहे हैं। आज मुझे अच्छा लगता है कि मेरे भले के लिए काम कर रहे थे। ये भी ऐसे ही काम करता है। जो काम वो करता है उसमें आपका फायदा ही होता है, आपको नुकसान नहीं होता है। तो और मेरा अगला क्वेश्चन आप दोनों से है। तो जैसे कृष्ण जी आपने बताया कि कैसे डायरेक्ट प्लान से डील कर सकते हैं, अपना वैल्यू प्रपोजिशन उनको बताया जा सकता है, लेकिन अभी भी मैं बहुत सारे चैट्स में पढ़ रहा हूँ कि ये तो आपको पता है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी पता है कि क्या वैल्यू ऐड करता है, लेकिन आम जनता को ये बात नहीं पता है कि डिस्ट्रीब्यूटर कैसे वैल्यू ऐड करता है। तो ये मैसेजिंग उन तक पहुंचेगी कैसे? ये आम जनता को अगर ये मालूम नहीं होता ना, तो रिटेल में कितना कंट्रीब्यूशन है डायरेक्ट में? 15%। या कितना था रेगुलर के अंदर? एंटायर रिटेल इज इन रेगुलर ओनली ना। रिटेल को सब मालूम है, सब मालूम है कि हम सब जानते हैं ये दुनिया, हमारा लाइफ बहुत छोटा सा है। एक बात बताइए निशान जी, कि दुनिया में जितना ज्ञान है प्राप्त कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। नहीं कर सकते हैं ना, छोटी सी दुनिया है ना। जी आप छोटा सा ही ज्ञान प्राप्त करते हैं ना। तो इस जी। दुनिया में आपको हर बात जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बात जानने की जरूरत है कि इस ज्ञान को कौन जानता है। तो बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर के पास जाते हैं, इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर के पास जाते हैं। दुनिया में सब लोग यही करते हैं, राइट। और एक मजेदार चीज बताता हूँ, इंडिया में क्यों आपको डर लगता है इसका रीजन बताता हूँ। इंडिया एक गरीब कंट्री था। गरीब आदमी जब घर बनाता है ना, तो आर्किटेक्ट को नहीं बुलाता है कि मेरा लेटरिन बाथरूम कहाँ होना चाहिए, मेरा किचन कहाँ होना चाहिए, मेरा रूम कहाँ होना चाहिए। वो खुद ही तय करता है रूम कहाँ होना चाहिए और सीढ़ी कहाँ होनी चाहिए। पर जैसे जैसे आपके पास पैसा बढ़ता है ना, वैसे वैसे आप आर्किटेक्ट को लेके आते हैं। तो एक बहुत मजेदार चीज आपको बताऊं ना, फाइनेंशियल एडवाइस एंड जीडीपी ग्रोथ रेट में डायरेक्ट कोरिलेशन है। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आपके पास पैसा आता है ना, जो ज्यादा पैसे वाला होता है ना निशान जी, वो तो उस एडवाइजर को भी रखता है जो ये बताता है कि इवनिंग में कौन सा सूट पहनना है। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट कि आज में को इवनिंग में क्या सूट पहनना है, आज मुझे हेयर स्टाइल क्या रखनी है, मुझे खाना क्या खाना है। तो एज द इकोनॉमी ग्रोज, है ना, यू नीड एडवाइजर। तो जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे एडवाइजर की जरूरत बढ़ती जाएगी। चलिए मैं आपको यूएस एक्सपीरियंस देता हूँ। अगर आप सेलिब्रिटीज को हटा दें, सेलिब्रिटीज जैसे एनबीए के जो बास्केटबॉल प्लेयर्स, या जो हॉलीवुड के जो लीडिंग एक्टर्स हैं, उनको आप हटा दीजिए, सेलिब्रिटीज जिनको आप बोलते हैं, विच प्रोफेशन गेट्स द हाईएस्ट इनकम इन यूएस? फाइनेंशियल एडवाइस, राइट। आप जिस प्रोफेशन में है ना, क्योंकि ये प्रोफेशन पैसे से पैसा बनाने का प्रोफेशन, हाउ यू कैन डाउट दिस प्रोफेशन? दिस इज द प्रोफेशन वेयर द मनी इज क्रिएटेड। दिस इज द प्रोफेशन वेयर की आप फाइनेंशियल एडवाइस से वारे न्यारे हो जाते हैं। तो आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां आपकी जरूरत बढ़ने वाली है। मैंने तो अपनी बात में ये भी कहा था कि आपको अभी इंडिया में बजटिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको बजटिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी वेजेस नहीं बढ़ रहे हैं, आपका डेट बढ़ रहा है। इंडिया में लोन कितना हो गया है? 15 years ago, 2010, out of 100 rupees, there was 9 rupees personal loan. Last year, personal loan is 32 rupees. India is taking loan. ये सब लोग जैसे यूएस में डेट एडवाइस, लोन मैनेजमेंट एडवाइजर्स होते हैं, वैसे वो भी आपको मौका मिलेगा। नेवर डाउट कि आपका आपके प्रोफेशन में कोई चैलेंज है। चैलेंज ये है कि आप उसके साथ पेस मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को अपस्किल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दैट्स द चैलेंज। Devashish, can you add something to this? What was the question? Main question? कि वही कि how can distributors deal with Oh, direct plan, and how can they I mean showcase their worth, their value addition? okay. So first of all, how much hours of labor it saved from the client? Suppose your client is a scientist or a doctor or a teacher or some profession, okay, or police officer. So you have multiple products, multiple options, multiple asset allocation combinations, multiple fund manager strategy, multiple style, multiple ETFs, all these things. And the language, the new terminologies, the offer documents, sheets, this, that. Is it possible for your client who is earning per hour 10,000 rupees by his profession to spare
6 hours a day and digest and understand and get clarity on these things. So how much value I am saving for doing this thing? Let me tell you, disintermediation happens where the service is इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ सर्विस। एक टिकट करना है, एयर टिकट है, बस टिकट करना है, वजन के साथ जा सकते, डायरेक्ट कर सकते, उसमें कुछ हमारा सिग्निफिकेंट ये नहीं है। जो शॉर्ट टाइम के लिए वैल्यूएबल है, जो सिग्निफिकेंट लाइफ का इतना बड़ा सेविंग मेरा ग्रो करेगा, इट्स फाइनेंशियल मैटर, इट्स नॉट जस्ट टिकटिंग, इट्स एडवाइस व्हिच यू आर एक्सपर्ट इन, यू यू आर एडिंग वैल्यू बाय शोइंग दैट हम तो भाई फिक्स डिपॉजिट को बीट करने के लिए 7% चाह रहे थे, आपने हमको 17% दे दिया। So people who are staying longer, average duration of the investment in the industry is in equity funds also still 2 years and a half. And but those are with Kishanji showed, those are with distributor, they are long term. The investor return. So इसको सही ढंग से सीखने के लिए अभी देखो, जो सिग्निफिकेंट है, जो कॉम्प्लेक्स है, जो मेरा लाइफ का बड़ा रोल अदा कर रहा है, इसमें मैं एडवाइस लेने के लिए कभी भी नहीं जाऊंगा। पीपल टेल यू डू इट, समबडी पुट ए क्वेश्चन हियर, सेकंड जनरेशन, अभी का जनरेशन के लिए क्या होगा सर? विल इट DIY, do it yourself, maybe easy, click here, click there and invest, do your KYC, those are doing, but behind that it is deciding it yourself, which they cannot do. In deciding matter, they need somebody else's brain which is trained expert in doing this thing repetitively. आप सिंपली पूछ लो, कोई एक क्लाइंट बोलेगा हमारा जरूरत नहीं एडवाइजर को, 4 क्वेश्चन पूछ लो, ये दोनों में which one you will prefer and why? बोले सर आप लेके जाइए, आप बता दीजिए। You are actually adding much value. As I told you, tangibilizing non-tangible, your advice is non-tangible. You tangibilize it, show it what it gained, show it how it gained to others. ये सब ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाइए, जो वैल्यूएशन उनको समझ में आएगा। You know, there is a yoga teacher in the TV. Some 60 odd lakhs people are morning में 6:30 बजे उठ के उनके साथ योगा कर रहे हैं। I am also doing. After doing for 3 months, I by hearted all these positions that is doing. But am I living in? No, because the instructions, the doing it along with him is a value addition. आपको SIP करना है, the person knows, but उसका पास जाके उसको रिमाइंड करके उसको whatever साइकोलॉजी, बिहेवियरल फाइनेंस हेल्प करके उसको लेना, वही सर्विस के लिए भी वो पे करने के लिए तैयार होगा। तो ये कभी भी डिसाइडिंग इट योरसेल्फ इज अ डिफिकल्ट मैटर एंड पीपल विल रिलाई ऑन यू बिकॉज यू आर अपडेटिंग लॉट ऑफ नॉलेज यू आर गेनिंग। बोलने के लिए तो 2 बोल दिया, फलाना स्कीम में इन्वेस्ट करो, बट उसका पीछे में जो रिसर्च, दैट इज योर वैल्यू एडिशन। आप इसको देखा पाओगे कि हम इतना पढ़ के आया, इतना कंपेयर करके आया, इतना कैलकुलेशंस करके आया, आप करके देखा। लोगों तो कंपाउंडिंग का मतलब ही समझते नहीं है। Okay, I can tell you a lot of examples how people will be happily give you, apart from what commission you are running, take a price from me because you saved me, you helped me, you forced me, you reminded me. All these things are valuable service. So क्योंकि हमारे We पास can propose one program on this, regular versus direct, now how MFDs can tackle this. It's a detailed discussion. Yeah. So क्योंकि टाइम कम है, मैं 2 क्वेश्चंस और लूंगा। तो कृष्ण जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप मान लीजिए कि आप डिस्ट्रीब्यूटर होते और आपका AUM आज 100 करोड़ होता, आपको 2 साल में उसको 2x ग्रो करना है 200 करोड़, तो कौन सी 3 एक्टिविटीज आप आज करते? कौन सी 3 एक्टिविटीज? देखिए, बहुत बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो मैं मेजर करता कि 100 करोड़ मैंने बनाए कैसे हैं। ठीक है ना। आपको मैं एक मजेदार चीज बताता हूँ। मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ घूमता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्यादातर अपनी परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करते हैं। अगर आप मेजर नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस को आप बढ़ाएंगे कैसे? ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो एम बढ़ा है ना, उसमें M2M कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। तो वो 100 करोड़ जो मेरा बना है, वो मैंने कितना बनाया है और मार्केट ने कितना बनाया है, पहले मैं उसको पता करूंगा। उसको पता करने पर मुझे ब्लाइंड स्पॉट्स नजर आएंगे, मुझे समझ में आएगा कि मैंने अपनी मेहनत से बनाया है कि मार्केट ने मुझे बना के दिया है। नंबर 1। नंबर 2, मैं हमेशा IPs बहुत ज्यादा करूंगा। एंगेजमेंट, जितना आप एंगेजमेंट करेंगे क्लाइंट्स के साथ, उतना आप ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो मुझे नया इन्वेस्टर भी चाहिए और जो पहला इन्वेस्टर है उसका मुझे बड़ा वैलेट शेयर भी चाहिए। लोग क्या है कि सारी चीजें खुल के आपको बताते नहीं है।
ज्यादातर मेरा अनुभव ये है, किसी ने आपको 10 रुपए दिए हैं तो वो तब दिए हैं जब उसके पास 50 रुपए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस 10 को मैं 50 पे लाने की कोशिश करूँ। ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो इन्वेस्टर्स नहीं होते, वो टेस्टर्स होते हैं। आपको 5-10 रुपए देके टेस्टिंग करते हैं कि भैया कुछ पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और धीरे धीरे जब ट्रस्ट गेन करते हैं, कन्विक्शन गेन करते हैं, तब जाके आपको पैसा देते हैं। आई विल वर्क ऑन दैट कि जितने भी मेरे टेस्टर्स हैं अब उनको इन्वेस्टर्स बनाने का समय आ गया है, तो रेगुलर एंगेजमेंट जो है उनसे मिलने का समय। और आखिरी चीज, रेफरल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इन्वेस्टर मेरे खुश है तो उनसे संकोच नहीं करूंगा ये कहने में कि अगर आप मेरे से खुश हैं, मेरे साथ हम दोनों ने मिल के अगर हमने अपने सपने पूरे किए हैं, आपको मैंने मदद की है पैसा के ऊपर निकलो, व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस मी टू टू अदर्स एज वेल। वो भी मैं करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं एक एमएफडी के रूप में मुझे मानना है कि मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ। मैं दूसरों से अलग ऐसे हूँ कि मैं डायरेक्टली मिलके लोगों से बात कर सकता हूँ। वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करूंगा और लोगों को रेगुलर रखने की कोशिश करूंगा। तो मेरी स्टार्टिंग होगी मेजरमेंट से, कंट्रीब्यूशन मेरा कितना है, मार्केट का कितना है, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ उसको मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा। एक थॉट। देवाशीष जी, आपसे एक आखिरी सवाल। एक चीज और कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा पूरे क्लाइंट से बात करूंगा, पूरे क्लाइंट से बात करूंगा। और मेरा एक और चीज मानना है कि एक एमएफडी के रूप में आपका काम सेविंग्स को मैनेज करना। आप लोगों की सेविंग्स इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, आप लोगों के सपने को पूरा करते हैं। तो आपको केवल एसआईपी की बात नहीं करनी है, आपको यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स की भी बात करनी है, आपको एसडब्ल्यूपी की भी बात करनी है, आपको एंटायर प्लानिंग की बात करनी है। तब जाके आप एक मुकम्मल एमएफडी बन। एक थॉट। देवाशीष जी, मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। पलक जानना चाहती कि नए क्लाइंट्स कैसे बनाए। इसमें मैं थोड़ा और एडिशन करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो एमएफडीज होते हैं, मैंने देखा है कि वो ज़्यादातर रेफरल्स पे ही डिपेंड होते हैं नए क्लाइंट्स बनाने के लिए। तो रेफरल्स के बियॉन्ड कैसे सोच पाएं और क्या तरीके से नए क्लाइंट्स बना सकते हैं देवाशीष जी आपके हिसाब से? या सो या क्विकली आई विल टेल, बिकॉज ये तो लॉन्ग साइंस है, इसमें बहुत लंबा टाइम जा सकता है, बट शॉर्ट अब टाइम का खातिर करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वट एवर प्रोफेशन वी डू, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट साइंटिफिक प्रोफेशन, इसमें हमारा एक इमेज बनाना है, स्टैंडिंग आउट अमंग द क्राउड। हम जो अच्छा काम करें लोगों के पास पहुंचना चाहिए। एक तो हुआ कि आपको इसके लिए नैरेटिव या आपका कम्युनिकेशन जो बनाना होगा, इट कैन बी वन टू वन, आप एक एक करके बताएं, या आपके तरफ से आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स बताएं, या आपका तरफ से कोई सेटिस्फाइड कस्टमर बताए। तो रेफरल, युग युग से रेफरल इज वन ऑफ द बेस्ट टूल। रेफरल इज नथिंग रॉन्ग, गोइंग बियॉन्ड रेफरल के लिए फाइनली आके कोई आपका फनल में रेफरल में पहुंचेंगे, बट इसके लिए क्लीन इमेज, ट्रस्टेड इमेज, एंड वो इमेज को मल्टीप्लाई करने के लिए टेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज यू नीड टू कम्युनिकेट टू मेनी, many to many or one to many. Digital technology will help it. It will skill you up, it will scale you up, it will speed you up. Whatever you are doing for earning trust of one, ये बात को बहुत के पास पहुंचाइए। ज़्यादा लोग जानकारी होगा कि ये आप हटके कुछ कर रहे हैं, आपके लिए एक इमेज बनेगा, एक माइलस्टोन अचीव कीजिए, देन वहां से फिर मुंह से बात, वर्ड ऑफ माउथ बाकी का पास जाएगा, बाकी लोग भी आके आपको पहुंचेंगे। Those require investment skill in little bit of marketing, little bit of communication, little bit that. But basic thing is that create your own image which is standing out in the crowd. That is, I am giving service. This can be trusted. This trust can be demonstrated. Every day demonstrate that you are a trusted, transparent, ethical advisor. Okay, that can. Be planned. बिल्कुल ठीक कहा। Yeah. Great. So, all right, we have come to an end to this interesting session. Some questions we could not answer, but if they want, they can connect with me through you. My phone number, they can get it, because these are individual consultation type of thing, which will subsequently will answer. Yes. तो बहुत अच्छा लगा कृष्ण जी और देवाशीष जी आपसे बात करके। आपने बहुत दिल से बात की, बहुत सारे इंसाइटफुल आइडियाज दिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके आज। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। और कि अगर हम लोग वॉल्यूम सबका ऐड करें तो तालियों की गड़गड़ाहट होती है। Okay. And finally, I thank each one of you for being such a wonderful audience, guy. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से फिर से मिलके। From Well Company, I am also thanking Cafe Mutual, Nishant and Kishan ji and all the MFDs who joined. And we will do bring more such opportunity in conceptualizing different things and explaining different things. Kishan ji हमारे साथ चलते रहेंगे और explain करते रहेंगे। Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.